हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आखिर इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में होता है। ठीक है, तो क्या देखेंगे इसमें क्या होता है। ईटीएस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ, एक कैरियर से दूसरे कैरियर में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। इसी को बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आखिर में ईटीएस कहाँ पर होता है, ईटीएस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, और आप ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है मेटाबॉलिक पाथवे है। कैसा पाथवे है भाई, ये मेटाबॉलिक पाथवे है, जिसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ, एक कॉम्प्लेक्स से। देखो, एक कॉम्प्लेक्स ये है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, तीसरा कॉम्प्लेक्स, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, टोटल आपके 5 कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स में होते हैं प्रेजेंट आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, प्रेजेंट, इस कॉम्प्लेक्स में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, प्रेजेंट भाई, इसमें होगा प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक, हर कॉम्प्लेक्स का डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ठीक, और इसमें हर कॉम्प्लेक्स में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट है, मौजूद है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखो ध्यान से, ये आपका मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स है, और ये इनर, ये क्या है इसका, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपका है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और आपको बताया हूँ मैं, जस्ट अभी बताया हूँ मैं भी। ठीक है, क्या बताया हूँ भाई, कि आपका जो मैट्रिक ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ईटीएस कहाँ होता है, ईटीएस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हम लोग का ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स है, एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये आपका देखो जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है भाई, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे जो स्पेस आप देख रहे हो, ठीक है, जो स्पेस आप यहाँ पर जो स्पेस आप देख पा रहे हो, इस स्पेस को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको भाई, इस स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, जो स्पेस है, स्पेस को बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक, इनर, या बोल सकते इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो स्पेस क्या बोलते हैं यार, इस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो इस स्पेस को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। जो कहाँ होता है, प्रेजेंट, जो आउटर मेम्ब्रेन, देखो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये कौन सा मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच का जो स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, जो गैप है, ठीक है, इसी को बोला जाता है, क्या है भाई, इसी को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको बोला जाता है। क्लियर। अब देखो, अब आपको मैं कॉम्प्लेक्स का नाम बताऊंगा। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉन कैरियर से मिलाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स आपका देखो, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है भाई, NADH डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है, यहाँ पर लिखो। देखो, मैं कॉम्प्लेक्स लोग का नाम नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो, अभी इलेक्ट्रॉन कैरियर को समझेंगे तो आपको पहले समझ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, चलो भाई इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को देख लेते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं प्रेजेंट आपके कॉम्प्लेक्स 1। देखो, कॉम्प्लेक्स 1 में जो आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, देखो इसमें होते हैं कैरियर आपके इसमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, सबसे पहला इसमें है आपका FMN, फिर आपका होता है FES, ठीक, आयरन सल्फर प्रोटीन,
फिर आपका क्या होता है FeS के बाद क्या होता है भाई आपका, फिर होता है जिसको बोल जाता है यूवी क्विनॉन। फिर क्या होता है भाई यूवी क्विनॉन, फिर यूवी क्विनॉन H2 यूवी क्विनॉल होता है। मैं आपको सबको समझाऊंगा, पहले आप कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं देखो। कॉम्प्लेक्स वन में ठीक, कॉम्प्लेक्स वन में 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। कौन कौन सा, कॉम्प्लेक्स वन में देखो F ठीक FMN होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसको बोलते हैं FeS। तो कॉम्प्लेक्स वन में आपको 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिलेंगे भाई, एक है ठीक FMN और दूसरा होता है FeS, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स देखो। और जो यूवी क्विनॉन है, यूक्यू का मतलब क्या होता है, यूक्यू का मतलब है यूवी क्विनॉन। EQ का मतलब क्या है, यूवी क्विनॉन आपके कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सो यूवी क्विनॉन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है, कॉम्प्लेक्स के बाहर क्या होता है, यूवी क्विनॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स के बाहर क्या होता है, जो यूवी क्विनॉन है कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट रहता है। फिर मूव करेंगे देखो कॉम्प्लेक्स 2, एक कौन सा कॉम्प्लेक्स है भाई, कॉम्प्लेक्स 2। सो कॉम्प्लेक्स 2 और ये आपका कॉम्प्लेक्स 2, ये होता है आपका देखो, ये आपका ध्यान से आप देखना, आपको थोड़ा सा ठीक है पता लगेगा मैं क्या बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स 2 ये है, कॉम्प्लेक्स 3 ये है। क्यों भाई, क्योंकि दोनों अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 दोनों अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स 3 को, उसीलिए कॉम्प्लेक्स 3 बीच में है। बात समझे, क्योंकि जो लेने वाला हमेशा बीच में रहता है और देने वाला हमेशा साइड में रहता है। बात समझे ना, तो इसमें हमेशा देने वाला कहाँ रहेगा भाई, साइड में रहेगा, और लेने वाला हमेशा बीच में रहेगा, कि उसको दोनों तरफ से क्या मिले, उसको दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। उसको क्या मिले भाई, दोनों साइड से उसको मिले इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हमेशा लेने वाला बीच में, देने वाला साइड में, ठीक है। चलो भाई मूव करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 2 में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। इसमें होता है FAD, FAD क्या है भाई, आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। और इसमें होता है FeS। देखो भाई FeS आयरन सल्फर प्रोटीन सबसे कॉमन है आपको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में, क्योंकि भाई हर कॉम्प्लेक्स में मिल ही जा रहा है हम लोग को, ठीक है। FeS तो हर कॉम्प्लेक्स में मिल ही जा रहा है, उसीलिए कॉमन हम लोग क्या है, हम लोग कॉमन है FeS आयरन सल्फर प्रोटीन। FeS मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, ठीक है। तो समझे, तो FAD FeS किस में होते हैं, प्रेजेंट, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स 2 में प्रेजेंट, किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 में ये प्रेजेंट रहते हैं। फिर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है, प्रेजेंट। देखो कॉम्प्लेक्स 3 हम लोग का जो है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। बात समझे, तो इसमें हम लोग क्या साइटोक्रोम आते हैं, इसमें क्या आते हैं भाई, हम लोग के साइटोक्रोम आते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, ठीक। साइटोक्रोम इसमें कौन, साइटोक्रोम B, कौन सा आता है इसमें, साइटोक्रोम B। उसके बाद आता है हम लोग का FeS, उसके बाद साइटोक्रोम C1। 3 ठो आपको पता होना चाहिए भाई इसमें। देखो आपको मैं 3 नाम बताया हूँ, देखो साइटोक्रोम B, FeS और साइटोक्रोम C1। तीनों इलेक्ट्रॉन कैरियर्स किसमें होते हैं, प्रेजेंट, तीनों होते हैं प्रेजेंट किसमें, कॉम्प्लेक्स 3 में, ठीक है। सो तीनों की तीनों जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है किसमें होते हैं, प्रेजेंट भाई, ये होते हैं प्रेजेंट हम लोग किसमें, जिसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। सो तीनों इलेक्ट्रॉन कैरियर्स किसमें होते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 में प्रेजेंट होते हैं। और एक कैरियर होता है, ठीक है, एक आउटसाइड, इसके बाहर क्या होता है, एक कैरियर होता है, कॉम्प्लेक्स 3 के बाहर एक कैरियर होता है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम C, ठीक है। तो साइटोक्रोम C क्या है भाई, एक मोबाइल कैरियर है, ठीक। साइटोक्रोम C क्या है, साइटोक्रोम C होता है एक मोबाइल कैरियर जो इलेक्ट्रॉन को मूव करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4। तो साइटोक्रोम C क्या है, साइटोक्रोम C हम लोग का मोबाइल कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 3 से कहाँ मूव करेगा, इसको कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन को मूव करता है। बात समझे, तो जो हम लोग का देखो ध्यान से इसको, कि साइटोक्रोम C क्या है,
साइटोक्रोम सी एक स्मॉल प्रोटीन है, ठीक है, स्मॉल प्रोटीन है, एक मोबाइल कैरियर है। साइटोक्रोम सी एक स्मॉल प्रोटीन है, एक मोबाइल कैरियर है, जो क्या करता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में, ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है कहाँ से कहाँ, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में कौन करता है इलेक्ट्रॉन को कैरी, जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है भाई कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में, ठीक। साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा कहाँ से कहाँ, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में। अब आपका कॉम्प्लेक्स 4 में कौन कौन से इसमें होते हैं, देखो इसमें आपके 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं। कौन सा भाई, इसमें आपके क्या होते हैं, 2 कॉपर सेंटर्स, एक होता है CuA और दूसरा होता है CuB, ठीक। तो इसमें आपके क्या होता है, 2 कॉपर सेंटर्स, एक है आपका CuA और कॉपर है, और दूसरा क्या है सेंटर, जिसको बोलते हैं कॉपर B, कॉपर C हो सकता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 2 कॉपर सेंटर्स बताया है। तो आपको समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4 में 2 क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स 4 में 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं प्रेजेंट। तो कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, देखो कॉम्प्लेक्स 4 में, ठीक, कॉम्प्लेक्स 4 में 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं प्रेजेंट। 2 क्या होते हैं, कॉपर सेंटर्स होते हैं प्रेजेंट, एक आपका है CuA और एक आपका है CuB, ठीक है। तो कॉपर सेंटर्स होते हैं प्रेजेंट, कहाँ होता है भाई, कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर सेंटर्स होते हैं 2, एक है आपका CuA और दूसरा होता है CuB, ठीक है। और इसमें हम लोग का होता है, देखो साइटोक्रोम A होता है और साइटोक्रोम A3, ठीक है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें भाई कॉम्प्लेक्स 4 में, कॉम्प्लेक्स 5 जो आपका ये आपका है ATP, ठीक है, ATP सिंथेस। कॉम्प्लेक्स 5 क्या है अभी हम लोग का, कॉम्प्लेक्स 5 हम लोग का है AP, ठीक, ATP सिंथेस। यहाँ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 5 में ATP का सिंथेसिस होता है, ठीक, इसमें क्या होता है ATP का सिंथेसिस, उसीलिए इसका नाम क्या है, ATP सिंथेस। क्लियर, उसीलिए इसका नाम क्या है भाई, ATP सिंथेस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ATP सिंथेस होता है, ठीक। ये आपका F0 और ये आपका F1 है, F0 एंड F1। F0 हमेशा मेम्ब्रेन में बरीड होता है, ठीक, मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट, और आपका इंट्रीगल प्रोटीन जो है F1 है, ठीक है। F1 क्या होता है भाई, F1 हम लोग का होता है इंट्रीगल प्रोटीन होता है, जिसको बोलते हैं F1। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं प्रेजेंट। मैंने आपको अच्छी तरह से जो आपके एनसीईआरटी है में है गिवन है, ठीक है, उसी के बेसिस में मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है, तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जरा देखो फिर से एक बार। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर है भाई, FMN और दूसरा है FES, ठीक है। और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन कैरियर है देखो आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड क्या है इलेक्ट्रॉन कैरियर, UV किनोन, ठीक है, बताऊंगा मैं इसका रोल क्या आप सब, ठीक। उसके बाद देखो हम लोग का साइटोक्रोम B, कॉम्प्लेक्स 3 में कौन सा कैरियर है, साइटोक्रोम B, FES एंड साइटोक्रोम C1, किसमें है प्रेजेंट, ये कॉम्प्लेक्स 3 में। फिर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 2, ठीक, और एक आउटसाइड, ठीक है, आउटर सरफेस पर क्या होता है, आउटर सरफेस पर एक मोबाइल कैरियर होता है, ठीक, एक मोबाइल कैरियर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन है जो आउटसाइड में, ठीक है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटसाइड द इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये लोकेटेड होता है, ठीक है। तो आउटसाइड द इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोक्रोम C आउटसाइड द इनर मेम्ब्रेन लोकेटेड होता है। तो कॉम्प्लेक्स 2 में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, देखो FAD और FES, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स 2 में कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं भाई, आपके FAD आ जाएगा और इसमें FES जो कॉम्प्लेक्स 2 में है। फिर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 में 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, 2 कॉपर सेंटर्स, एक है आपका CuA और एक आपका जिसको बोलते हैं CuB, और इसमें होता है प्रेजेंट साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ठीक है, साइटोक्रोम A भी होता है इसमें प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है
साइटोक्रोम A3 भी इसमें प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 को बोलते हैं एटीपी सिंथेस। इसमें आपके F0 एंड F1 क्या होता है भाई, इसमें F0 ठीक है, इसमें F0 एंड F1 क्या होता है, इसमें आपका इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जिसमें आपके एटीपी का सिंथेसिस होता है। कैसे होता है, हर मैकेनिज्म को मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो आप इतना समझ गए ना कि कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ तक आपको। कॉम्प्लेक्स 1 को देखो, अब मैं इसका आपको नाम समझाऊंगा, हर कॉम्प्लेक्स का नाम आपको देखो। कॉम्प्लेक्स 1 को बोलते हैं A50, क्या बोलते हैं इसको, NADH डिहाइड्रोजिनेस। सो कॉम्प्लेक्स 1 को बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 को बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसको बोलते हैं क्या है भाई, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सो क्या बोला जाता है इसको, कॉम्प्लेक्स 2 को बोला जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 2 को बोलते हैं साइटोक्रोम BC1। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 को देखो, इसको बोला जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 5 मैं आपको बताया, इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेस। क्या बोलते हैं भाई इसको, एटीपी सिंथेस। तो हम लोग ने देखो सारा इंट्रोडक्शन जो आपके लेक्चर का था, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स का नाम, मैंने आपको कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं प्रेजेंट ETS में। आपका ETS मत बोलना भाई, आपका ETS क्या है, ETS आपका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हर कॉम्प्लेक्स का नाम मैंने आपको सबको समझा दिया हूँ, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले क्या होता है, NADH ऑक्सीडाइज होगा। सबसे पहले क्या होगा भाई, आपको देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, NADH ऑक्सीडाइज किस में होगा, NAD+ में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले जब NADH ऑक्सीडाइज किस में होगा, सबसे पहले जब NADH ऑक्सीडाइज होगा किस में, NADH ऑक्सीडाइज होगा हम लोग का NAD+ में, ठीक। सबसे पहले देखो जो NADH है, NADH क्या होगा भाई, NADH ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा भाई, हम लोग का जो NADH है ये ऑक्सीडाइज किस में होगा, NAD+ में। तो NADH किस में होगा ऑक्सीडाइज, NADH ऑक्सीडाइज हम लोग का होगा NAD+ में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इससे क्या रिलीज होगा भाई, इससे जो आपका इलेक्ट्रॉन है रिलीज होगा, ठीक है। और साथ में क्या होंगे, देखो साथ में फोटोन, इससे साथ में इसके एनर्जी जो, ठीक है, जो जब NADH क्या होगा भाई NAD में, ठीक है, NADH NAD+ में जब क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा, तो इससे क्या रिलीज होंगे, फोटोन्स। इससे फोटोन्स भी क्या होंगे भाई, इससे फोटोन्स भी रिलीज होंगे। और कहाँ जाएंगे, देखो ये आपके फोटोन्स जाएंगे सीधा आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो इससे क्या होता है, इससे होते हैं फोटोन रिलीज। इससे क्या होते हैं, फोटोन रिलीज, ठीक है। जो कहाँ जाता है, जो जाता है कहाँ पर, जो जाता है कहाँ पर भाई, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। जो कहाँ पर जाते हैं, जो जाते हैं आपके कहाँ पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। तो जब क्या होता है, देखो जब आप ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको अगर कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनोगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। आपको यूनिक पर्सन नहीं हो, ठीक है भाई, दिक्कत सबको होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कोई जीनियस होता है भाई, सबको जीनियस बनना पड़ता है। क्लियर, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग का जो NADH है, NADH क्या होगा भाई, जब NADH NAD+ में ऑक्सीडाइज होगा, NADH जब NAD+ में जब क्या होगा भाई, ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होगा। और कुछ क्या होंगे जो भाई इसके एनर्जी से, जो फोटोन कहाँ पर है, जो पहले फोटोन आपके मैट्रिक्स में है, जो फोटोन, ठीक है, फोटोन H+ आयन हाइड्रोजन आयन जो कहाँ है, पहले
मैट्रिक्स में है वो कहाँ मूव करेंगे, वो आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मूव करेंगे। बात समझे, कहाँ मूव करेंगे भाई, वो मूव करेंगे आपके जिसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक, कहाँ मूव करेंगे, आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये मूव करेंगे। क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा देखो FMN के पास, ठीक है, FMN से कहाँ जाएगा, FES के पास, और फिर FES से कहाँ जाएगा भाई, फिर FES से जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन UQ के पास, मतलब UV किनॉन के पास, ठीक है। फिर किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा FES से किस में जाएगा भाई, FES से इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में, UV किनॉन के पास, ठीक है। तो FES से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, UV किनॉन। UV किनॉन क्या है भाई, एक हाइड्रोजन कैरियर बोल सकते हो, ठीक है, ये हाइड्रोजन कैरियर की तरह भी काम करता है। मतलब ये UV किनॉन जो ये ऑक्सीडाइज, ये किस में होता है, देखो UV किनॉन आपका रिड्यूस हो जाता है किसमें, ये आपका UV किनॉन रिड्यूस हो जाता है आपका UV क्यूनॉल में, ठीक है। पहले क्या था देखो, UV क्यूनॉल, पहले ये UV किनॉन था, ठीक है। उसके बाद दे किसमें हो गया रिड्यूस, ये हम लोग का रिड्यूस हो गया किसमें देखो, उसके बाद दे रिड्यूस हो गया UQH2, ठीक है, किसमें हो गया देखो, UV किनॉल में। देखो ध्यान से आप समझो भाई, पहले हम लोग का UV किनॉन था, ठीक है, वो UV किनॉन किसमें हो गया रिड्यूस, UV किनॉल में, ठीक है। UV किनॉन किसमें हो गया रिड्यूस, UV जो हम लोग का UV किनॉन था, UV किनॉन किसमें हो गया रिड्यूस भाई, UV किनॉन हम लोग का UV किनॉल में रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको देखो, पहले हम लोग का UV किनॉन था, उसके बाद UV किनॉन किसमें हो गया भाई रिड्यूस, UV किनॉन हम लोग का रिड्यूस हो गया UV किनॉल में, ठीक है। तो UV किनॉन किसमें हो गया रिड्यूस, UV किनॉन हम लोग का रिड्यूस हुआ किसमें, UV किनॉन रिड्यूस हो गया हम लोग का UV किनॉल में। क्लियर है। तो जब क्या होता है, उसके बाद जब फिर से, ठीक है, उसके बाद जब क्या होता है भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन को जब फिर से ऑक्सीडाइज होगा, जब फिर से क्या होगा भाई, UV किनॉल जब फिर से ऑक्सीडाइज होगा, मतलब फिर से जब UV किनॉल से जब यूनिक किनॉल, ठीक है, जब फिर से देखो अब समझो, पहले क्या था UV किनॉल, ठीक है, UV किनॉन से किसमें हो गया रिड्यूस, UV किनॉन से ये हो गया रिड्यूस किसमें, UV किनॉल में, ठीक है। पहले क्या था UV किनॉन किसमें हो गया रिड्यूस, UV किनॉल में, और फिर क्या होता है जब फिर से UV किनॉल से जब UV किनॉन में, ठीक है, जब फिर से क्या होता है UV किनॉल से UV किनॉल में रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो ये क्या करता है, मैट्रिक्स में जो फोटोन है, ठीक है, जो मैट्रिक्स में फोटोन है उसको अंदर भेजेगा। इससे क्या होगा भाई, जो मैट्रिक्स में फोटोन है अंदर आएंगे, ठीक है, इससे क्या होंगे, जो मैट्रिक्स में फोटोन है ये अंदर आएंगे। सेम आपका कॉम्प्लेक्स टू में इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है आपका प्रोसेस, इसमें आपका FADH2 किसमें होता है ऑक्सीडाइज भाई, FAD में, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान से, जब FADH2, ठीक है, जब FADH2 FAD में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक। कॉम्प्लेक्स 1 में जो हुआ है सेम इसमें भी कॉम्प्लेक्स 2 में भी सेम होगा। देखो इसमें क्या होगा भाई, सबसे पहले इसमें था आपका NADH ऑक्सीडाइज हुआ NAD प्लस में, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 2 में ध्यान से देखो FADH2 किसमें ऑक्सीडाइज होगा भाई, हम लोग का जो FADH2 है, ठीक, FADH2 किसमें होगा ऑक्सीडाइज, FAD में, ठीक है। तो FADH2 किसमें होगा ऑक्सीडाइज भाई, FADH2 ऑक्सीडाइज होगा FAD में, ठीक। तो इसमें क्या होगा देखो, FADH2 किसमें होगा ऑक्सीडाइज, ये हम लोग का ऑक्सीडाइज किसमें होगा भाई, FAD में। तो FADH2 किसमें होगा ऑक्सीडाइज, FAD में ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। FADH2 FAD में क्या होगा भाई, ये ऑक्सीडाइज होगा, जिससे क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन रिलीज, जिससे क्या होगा भाई, फिर से देखो इससे इलेक्ट्रॉन होंगे रिलीज, इससे क्या होंगे रिलीज, इससे आपका क्या होगा रिलीज, आपके इससे होंगे रिलीज जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले FAD से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, FES के पास, FES से कहाँ जाएगा भाई, FES से कहाँ जाएगा, FES से जाएगा UV किनॉन के पास, ठीक है। FES से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, FES से इलेक्ट्रॉन जाएगा UV किनॉन के पास, और फिर UV किनॉन से कहाँ जाएगा,
यूवी किनॉन, ठीक है। फिर यूवी किनॉन किस में होगा कन्वर्ट, यूवी किनॉन हो जाएगा कन्वर्ट यूवी किनॉल में, ठीक है। जिससे फिर से क्या होगा, मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैट्रिक्स से क्या करेगा, ये फोटोन को अंदर भेजेगा, ठीक है। मैट्रिक्स से क्या करेगा, जब यूवी किनॉन में कन्वर्ट होता है और यूवी किनॉल जब फिर से यूवी किनॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मतलब कहने का मेरा सेंस क्या है, देखो पहले क्या था, सिंपल, पहले यूवी किनॉन था। यूवी किनॉन फिर क्या होता है, देखो यूवी किनॉन रिड्यूस होगा किसमें भाई, यूवी किनॉन हम लोग का रिड्यूस होता है किसमें, यूवी किनॉल में, ठीक है, समझ गए। क्योंकि ये हाइड्रोजन कैरियर है उसीलिए रिड्यूस होता है। उसके बाद फिर से जब देखो फिर से बोलता है कि मैं जाऊंगा अब यूवी किनॉन में, तो ये क्या करता है, एक, ठीक है, फोटोन जो किसमें प्रेजेंट है, फोटोन जो आपके मैट्रिक्स में, ठीक है। सो मैट्रिक्स में जो क्या है, देखो मैट्रिक्स में जो फोटोन है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक, उसको क्या करते हैं, उसको अंदर भेजते हैं, किसके अंदर भाई, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजते हैं, ठीक है। किसमें भेजते हैं उसको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में उसको फोटोन्स को भेजते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स में देखो फोटोन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, बात समझे। तो मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, मैट्रिक्स में जो फोटोन का कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो फोटोन का कंसंट्रेशन है ये कम हो रहा है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपका जो, ठीक है, फोटोन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि भाई आप मैट्रिक्स से फोटोन को अंदर भेज रहे हो, ठीक है, अंदर ही भेजे जा रहे हो, ठीक है, अंदर ही भेजा, तो भाई अंदर तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही। जैसे कि एक घर है, ठीक है, एक छोटा सा घर है जिसमें खाली 10 लोग रह सकते हैं, ठीक है, और आप उसमें, ठीक है, 10 लोग भर चुके हैं, ठीक, और उसमें एक्स्ट्रा लोगों को आप भर रहे हो, जाओ भाई आप भी रहोगे, ठीक है, धक्का मार के भरो, भाई उस घर का कैपेसिटी ही नहीं है, छोटा सा घर है जिसमें 10 लोग ही रह सकते हैं भाई, उससे ज़्यादा उस घर में नहीं रह सकते, ठीक है। उसके बाद भी आप जबरदस्ती आप धक्का मुक्का करके आप भेज रहे हो उसको, तो स्टेबल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। वैसे ही सेम, ठीक है, तो वैसे ही सेम क्या हो रहा है भाई, आपके जो, ठीक है, मैट्रिक्स से जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स किस में आ रहे हैं, आपके किस में आ रहे हैं भाई, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज हो रहा है, किसका, फोटोन्स का, ठीक है। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो रहा है भाई, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फोटोन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर आते हैं, देखो आपका जो साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम 20 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फिर साइटोक्रोम 20 इलेक्ट्रॉन जाएगा FeS के पास, FeS इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, साइटोक्रोम C1 के पास, ठीक है। तो साइटोक्रोम 20 इलेक्ट्रॉन FeS के पास, FeS इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 के पास, और फिर साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन किसके पास, साइटोक्रोम C के पास, ठीक है। तो साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, ये साइटोक्रोम C के पास जाता है, ठीक है। साइटोक्रोम C क्या है, ये मोबाइल कैरियर है जो मूव कर सकता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर जो मूवमेंट शो कर सकता है, जो मूव कर सकता है, ठीक है। तो साइटोक्रोम C एक मोबाइल कैरियर है, बात समझे। तो साइटोक्रोम C क्या होता है भाई, साइटोक्रोम C हम लोग का मोबाइल कैरियर होता है, ठीक। तो साइटोक्रोम C क्या होता है, साइटोक्रोम C एक मोबाइल कैरियर है जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में, ठीक है। तो साइटोक्रोम C क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में, ठीक, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके कॉपर सेंटर्स के पास, CuA, कॉपर सेंटर A, फिर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, फिर आपका साइटोक्रोम मतलब फिर आपका कॉपर सेंटर B, ठीक, कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, और उसके बाद फाइनली किसके पास गया, ठीक, कॉपर B के पास। उसके बाद कॉपर 20 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, ये आपके ऑक्सीजन को मिल जाता है इलेक्ट्रॉन, और क्या बना, यहाँ क्या बन जाता है, वाटर का फॉर्मेशन। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन, आप ध्यान से देखो, फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है किसको मिलता है, फाइनली जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो फाइनली आपको समझना है कि जो कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है भाई, आपका ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बना लेता है भाई, पानी, वाटर, ठीक है।
जिससे क्या होता है, जिससे आपके फोटोन फिर से, ठीक है, जिससे आपसे फोटोन क्या होता है, फिर से आपके मैट्रिक्स से किसमें आता है, फोटोन फिर से आपके मैट्रिक्स आता है किसमें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और भाई कंसंट्रेशन H+ आयन का मैट्रिक्स में कम हो रहा है, ठीक। इससे क्या हो रहा है, मैट्रिक्स में H+ कंसंट्रेशन आयन उसको कम हो रहा है, ठीक है। और फिर आपको इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, ठीक है, वाटर, वो ऑक्सीजन को मिल गया। फिर ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर लिया भाई, ऑक्सीजन आपका पानी, वाटर बना लिया, ठीक है। तो ये समझो आप, ये थे आपके मतलब टोटल 4 कॉम्प्लेक्स इंट्रोडक्शन। समझे बात को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो 1 बाय 1 सारी कॉम्प्लेक्स को स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपने क्या समझा, अभी तक आपने सीखा ये कि अभी हम लोग ने टोटल कॉम्प्लेक्स 5 देखे हम लोग, ठीक। 1 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्स है। हर कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है भाई, हर कॉम्प्लेक्स के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, ठीक है। हर कॉम्प्लेक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है 1, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले बात के इलेक्ट्रॉन देखो, जब NADH ऑक्सीडाइज किसमें होगा, NAD+ में, और जब FADH2 ऑक्सीडाइज होगा FAD में, तो ये क्या करेंगे भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, FMN से FES में, FES से UV किनोन में, और UV किनोन किसमें होगा कन्वर्ट, UV किनोन हम लोग का कन्वर्ट किसमें होगा भाई, UV किनोन में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन FEM से FES, FES से UV किनोन, और UV किनोन से UV किनोल में, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ भी देखो वही हो रहा है, FAD से FES से किसमें, UV किनोन में, ठीक है। जब FADH2 FAD क्या में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, FES से UV किनोन, और UV किनोन किसमें होगा कन्वर्ट, UV किनोन हम लोग का कन्वर्ट होगा UV किनोल में, ठीक है। तो UV किनोन किसमें होगा कन्वर्ट भाई, UV किनोल में हम लोग का कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको मिलते हैं, फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है किसको मिलता है भाई, साइटोक्रोम बी को, ठीक है। साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, साइटोक्रोम बी से हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है किसमें, FES में, FES से साइटोक्रोम C1 के पास, और साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 3 के, ठीक है, आउटर सरफेस में क्या प्रेजेंट है, साइटोक्रोम C एक मोबाइल कैरियर है, जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में। तो साइटोक्रोम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, और फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाएगा भाई, आपके कॉपर ए के पास, कॉपर ए से साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3, और साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचेंगे, फिर आपके कॉपर सेंटर CuV, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन सा है, फाइनली जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो फाइनली जो आपके क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो फाइनली जो आपका इलेक्ट्रॉन है किसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन को मिल जाएगा, और किस में हो जाएगा कन्वर्ट, ये वाटर बना लेगा, क्या फॉर्म कर लेगा फिर भाई, ये पानी, वाटर का प्रोडक्शन पानी फॉर्म कर लेगा, ठीक है। क्या फॉर्म कर लेगा, ये पानी वाटर फॉर्म कर लेगा, ठीक, बात समझे आप। तो ये कुल मिला के अभी तक क्या समझे हमें, कि जो बाहर मैट्रिक्स में देखो ये सब चीज़, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस टाइम क्या हो रहा है, जो आपके फोटोन्स हैं, आपके फोटोन्स मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से फोटोन्स आपके कहाँ पर आ रहे हैं, मैट्रिक्स से फोटोन आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में सब भर रहे हैं, ठीक है। तो जब क्या हो रहा है, देखो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उस टाइम क्या हो रहा है भाई, आपके मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ रहा है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स मतलब आपके जो फोटोन्स होते हैं, ठीक है, फोटोन्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक, फोटोन्स आपके देखो
फोटोन्स जो है ये मैट्रिक्स से कहाँ किस में आते हैं, आपके इनर मेम्ब्रेन स्पेस में सब आते हैं, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पूरा मतलब H+ बढ़ गया, मतलब इसमें फोटोन्स का कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या है भाई, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फोटोन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या है, फोटोन्स का कंसंट्रेशन वेरी हाई है, और आपके एज कंपेयर टू किससे भाई, मैट्रिक्स से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब क्योंकि फोटोन्स को भेजे जा रहे हैं किसमें, आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, आपका जो फोटोन का कंसंट्रेशन है, जो फोटोन का कंसंट्रेशन मैट्रिक्स में बहुत कम होगा, ठीक है। सो मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, जो फोटोन्स का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम रहेगा एज कंपेयर टू किसमें, एज कंपेयर टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अब देखो, अब हम लोगों का काम आएगा कॉम्प्लेक्स 5, जो कि हम लोग का है एटीपी सिंथेस। कॉम्प्लेक्स 5 को बोला जाता है एटीपी सिंथेस, ठीक है। क्या काम आएगा देखो, आखिर में क्या काम आएगा हम लोग का, एटीपी सिंथेस। इसको ध्यान से आप देखेंगे भाई, तो देखो कि अब देखो भाई, आपका इसको जानने का कोई रास्ता तो मिलना चाहिए नहीं। जो फोटोन्स है ये सब बाहर निकलेंगे, इससे पूरा भर जाएगा, ठीक है। कहीं पर आपने प्रेशर क्रिएट किया है, ठीक है, तो भाई प्रेशर कहीं ना आप ठीक है, आप पूरे रूम को बंद कर दो, ठीक है, आप रूम, ठीक है, आपने एक रूम लिया है, उस रूम के पूरी तरह से पैक कर दिया है, और उसमें आपने क्या भर दिया भाई, गैस, उसमें आपने गैस भर दिया, ठीक है। फिर आप मतलब ऐसा थोड़ी कि वो गैस कहीं से नहीं गया भाई, आपके रूम में कहीं ना कहीं छोटा सा छेद होगा, उसी से गैस आपका पूरा भग जाएगा, लीक होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, आपने फोटोन्स को भर लिया है भाई, तो इसको जाने का रास्ता चाहिए ना, नहीं ठीक, इसको क्या चाहिए, इसको जाने का रास्ता। तो आप इसको किससे भेजते हो, आप इसको भेजते हो कॉम्प्लेक्स 5 से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5 से आप क्या करते हो भाई, इस फोटोन्स को भेजोगे, ठीक है। तो फोटोन्स क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 5 से जब जाएगा, ठीक है, जब फोटोन्स कॉम्प्लेक्स 5 से जाएगा तो ये क्या करेगा भाई, हाई प्रेशर में जाता है। भाई देखो ना, यहाँ पर आपका प्रेशर बहुत हाई है, ठीक है, यहाँ पूरा आप ठूस के आपके H+ भर गए हैं, कहाँ पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारे क्या है आपके H+ है। तो बहुत ठीक है, ये हाई प्रेशर के साथ, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ क्या करता है, ये आपके यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। एटीपी सिंथेस से क्या करते हैं, एटीपी सिंथेस से ये हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। तो एटीपी सिंथेस से क्या करते हैं भाई, ये हाई प्रेशर के साथ, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ इससे बाहर निकलते हैं, क्लियर। तो हाई प्रेशर के साथ क्या होता है भाई, ये जो आपके फोटोन्स हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, फोटोन्स यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो जब हाई प्रेशर के साथ निकलते हैं बाहर, तो क्या होता है भाई, तो क्या होता है देखो, तो इससे क्या होता है, जो हम लोग का एडीपी ठीक, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाता है भाई, हम लोग का यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन एटीपी बन जाता है, ठीक है। जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे, ठीक है, वो किस में हो जाता है कन्वर्ट, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किस में होता है कन्वर्ट भाई, किस में हो जाता है कन्वर्ट, ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटीपी में। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो हम लोग का एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये किस में हो जाता है कन्वर्ट, ये हम लोग का हो जाता है कन्वर्ट किस में, जिसको बोलते हैं एटीपी में, ठीक है। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किस में होगा कन्वर्ट भाई, ये कन्वर्ट हो जाता है हम लोग का एटीपी में। क्यों होता है, क्योंकि जब इससे हाई प्रेशर के साथ फोटोन्स निकलते हैं, जब एटीपी सिंथेस से F0 F1 से जब क्या होता है भाई, हाई प्रेशर के साथ, जब इससे फोटोन्स निकलता है, जब हाई प्रेशर के साथ जब फोटोन्स निकलेगा, तो जो एडीपी है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एनर्जी मिल जाता है। इससे क्या मिल जाता है, एनर्जी, और उस एनर्जी का यूज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और क्या बना लेते हैं भाई, एटीपी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करते हैं, जब उस एनर्जी को यूज करते हैं, जो फोटोन्स निकल रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, और उस एनर्जी का यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। और क्या बन जाता है भाई, यहाँ पर हम लोग का एटीपी बन जाता है। तो कुल मिला के आप समझे कि आखिर में इतना ताम झाम, इतना सारा कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, आखिर इतना सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है, क्यों इतने मतलब हम लोग चीज़ को किए, आपको अब लॉजिक समझ आया होगा कि आखिर में क्यों भाई इतने सारे कैरियर्स हैं। भाई हम लोग डायरेक्ट, आप समझो ना, डायरेक्ट हम लोग FMN से इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट हम लोग भाई ऑक्सीजन को डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको ये सब करना पड़ा, क्योंकि इससे क्या हुआ भाई,
जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए तो आपके फोटोन्स, आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना। क्या फॉर्म बना यहाँ, इससे क्या बना आपका, इससे आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होना और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन कम होना, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, आप समझो ना भाई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो आपके जो, ठीक, आपके जो फोटोन्स का कंसंट्रेशन, मतलब फोटोन्स तो मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आते कैसे भाई, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो देखो ना, तभी तो आपके जो फोटोन्स हैं, तभी तो फोटोन्स से आपके किस में इकट्ठे हो रहे हैं, आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आके सब जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था मतलब इसका पूरा बेनिफिट। आखिर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETS, आखिर हम लोग क्या समझा था इससे, मतलब जो भी क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इसमें जो भी हम लोग का NADH बना था, FADH2 फॉर्म हुआ था, वो सब क्या होता है इसमें ETS में सब के सब ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं भाई, हम लोग का ATP का फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्या होता है इसमें आपके जो, ठीक है, क्रेब्स साइकिल आपका जो आ गया ETS, मतलब क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, जितने सारे NADH फॉर्म हुए थे, FADH2 बने थे, सारे के सारे क्या होते हैं ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, क्या होता है भाई इसमें, सारे के सारे इसमें ऑक्सीडाइज होते हैं और टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मतलब आपका 38 ATP का फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने ATP बनाता है, देखो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करता है हम लोग का कितना भाई, ये फॉर्म करता है 38 ATP। ठीक है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या होता है भाई, हम लोग का 38 ATP का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल 38 ATP का क्या होता है, टोटल 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझे ना, ठीक, टोटल कितना होता है, 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। कहाँ बनेगा भाई 38 ATP, आपके ETS में, ETS में क्या बनता है आपका 38 ATP बनेगा। ठीक है, तो ETS में क्या बनता है आपका 38 ATP बनेगा। ठीक है, तो ETS में आपका टोटल 38 ATP का फॉर्मेशन कहाँ होगा, आपके ETS में होगा। तो ये था पूरा हम लोग का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता कैसे है, कैसे इसका प्रोसेस है। ठीक है, उसको मैंने आपको मतलब क्लियर समझाया कि कैसे कैसे इसका, ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लियर कट हम लोग ने समझा कि आखिर में कैसे इसका प्रोसेस होता है बोल के। ठीक है, आपको कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको समझाया कॉम्प्लेक्स, हर कॉम्प्लेक्स का नाम मैं आपको बताऊंगी, कौन कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि कौन से, मतलब ये कॉम्प्लेक्स, आप समझो क्वेश्चन कैसे आएगा कि सेट कॉम्प्लेक्स 5 में, ठीक, कॉम्प्लेक्स 5 का नहीं कॉम्प्लेक्स 4 का आपका नाम क्या है, नेम क्या है कॉम्प्लेक्स 4 का, या फिर आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स 3 में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो ये भी मतलब आखिर में आपका फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है तो पता होना चाहिए, अभी ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आपका फाइनली में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या फॉर्म करता है, वाटर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या फॉर्म करता है भाई, वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, समझ है आपको। आपके लिंक रिएक्शन में कितने बनते हैं NADH, आपके लिंक रिएक्शन में टोटल आपके एक NADH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पता है ना आपको। ठीक है, और आपका जो क्रेब्स साइकिल है उसमें आपके 3 NADH बनते हैं, आपके 1 FADH2 बनते हैं, आपके 1 ATP का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम कहाँ से भाई, ठीक है, क्रेब्स साइकिल से। समझे बात को। तो आई होप आपको मतलब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी में गिवन था, मैं सारा चीज़ को मैंने आपको ETS में समझा चुका हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।